हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जिज्ञासा पॉइंट में। दोस्तों, खोट्ठा निबंध का सीरीज चल रहा था जिसमें निबंध नंबर 1 से 8 तक पहले ही हो चुका है और आठों निबंध मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप आठों वीडियो या आठों निबंध नहीं देखे हैं तो चैनल में खोट्ठा निबंध से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप बाकी आठों वीडियो देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम खोट्ठा निबंध के निबंध नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। ये निबंध नहीं बल्कि एक यात्रा वृतांत है। सिलेबस में गद्य भाग, पद भाग और नाटक के बाद साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ना है, जिसमें एक यात्रा वृतांत भी है। उसमें भी यह काम आ जाएगा, क्योंकि ये जो खोट्ठा निबंध का निबंध नंबर 9 है, छोटा नागपुरक नैनीताल नेतरहाट, ये एक यात्रा वृतांत है। छोटा नागपुर में जो नेतरहाट है, जो पहले पलामू डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था, किंतु जब पलामू से लातेहार अलग हुआ तो ये नेतरहाट है, ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में आ गया। तो लेखक जो कि डॉक्टर बी एन ओहदार है, वो नेतरहाट में घूमने के लिए गए थे और वहाँ पर लेखक के द्वारा जो यात्रा किया गया, उसी यात्रा का वर्णन इसमें किया गया है। तो आज के वीडियो में हम यही छोटा नागपुरक नैनीताल नेतरहाट यात्रा वृत्तांत को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है और बहुत सारे कमेंट में भी यह आता है कि सर थोड़ा आप वीडियो लंबा बनाइए और कहानी को बहुत ही ज़्यादा विस्तार पूर्वक बताइए। इसलिए यह निबंध नंबर 9 को मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया है। इतना विस्तार पूर्वक आपको यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा। आप पेड कोर्स भी ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर भी आपको इतना विस्तार पूर्वक नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले। आगामी झारखंड सचिवालय भर्ती परीक्षा के लिए और किसी भी एसएससी परीक्षा से रिलेटेड खोट्ठा का वीडियो में जो भी अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि छोटा नागपुरक नैनीताल नेतरहाट। छोटा नागपुर का जो नैनीताल है, इसको नेतरहाट से रिलेट किया गया है। क्यों रिलेट किया गया है? क्योंकि जिस प्रकार नैनीताल नैनीताल आप लोग को मालूम होगा कि उत्तराखंड में है। जिस प्रकार नैनीताल में प्राकृतिक सौंदर्य को देखने को मिलता है या नैनीताल में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, ठीक उसी प्रकार नेतरहाट भी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करता है। इन दोनों को समान बताया गया है, मतलब दोनों के बीच काफ़ी समानता है। अब देखिए दोस्तों, इसका तो मैं पूरा ही विस्तार पूर्वक बताया हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बता देता हूँ कि जो छोटा नागपुरक नैनीताल नेतरहाट है, ये यात्रा वृत्तांत है, जिसमें 3 प्रोफेसर गए थे। यात्रा में जो नेतरहाट गए थे, जिसमें 3 प्रोफेसर गए थे। पहला प्रोफेसर थे डॉक्टर बसंती। डॉक्टर बसंती, इसका वो निबंध में इसको दयामनी दीदी के नाम से भी बोला गया है। दूसरा है डॉक्टर मुंडा। इसका पूरा नाम है डॉक्टर रामदयाल मुंडा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा। तीसरा है डॉक्टर केसरी, जिसका पूरा नाम है डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। इसका पूरा नाम है। दोस्तों, ये जो छोटा नागपुर नैनीताल नेतरहाट का यात्रा वृत्तांत किया गया था, 17 जून 1985 को किया गया था। और जो भी मैं वीडियो में अंडरलाइन किया हूँ, चाहे किसी भी कलर में हो, अंडरलाइन किया हूँ जो भी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब लेखक जो कि डॉक्टर बी एन ओहदार जी है, रांची विश्वविद्यालय में एमए की पढ़ाई कर रहे थे, इसका एमए की पढ़ाई कर रहे थे, उसी वक्त वे अपने कॉलेज के साथियों के साथ नेतरहाट घूमने के लिए गए थे। उसी यात्रा का इसमें वर्णन किया गया है। नेतरहाट एक झारखंड का हिल स्टेशन है। क्या है? नेतरहाट झारखंड का एक हिल स्टेशन है। देखिए, मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ, बोला हूँ कि जो जो इंपॉर्टेंट मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ। नेतरहाट का सही खोट्ठा वर्तनी, ये अगर पूछा जाए कि नेतरहाट को सही खोट्ठा वर्तनी क्या होगा, तो इस प्रकार लिखा जाएगा, नैनी ताल। और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जो नेतरहाट है, ये जो मैंने पहले भी बताया है, ये पहले पलामू डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था। जब पलामू से लातेहार अलग हो गया तो ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में चला आया। किसमें आ गया? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। और लास्ट में देखिए दोस्तों, इसमें इसमें टोटल जो छात्र है जो गए थे नेतरहाट घूमने के लिए, लेखक को मिलाकर टोटल 58 लड़का और लड़की थे। कितने थे? टोटल 58 लड़का लड़की मिला के। तो दोस्तों, ये छोटा सा था। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों देखिए, यहाँ से खोट्ठा शुरू होता है। छोटा नागपुरक नैनीताल जो नेतरहाट है, ये निबंध नंबर 9 है। कितना है? निबंध नंबर 9। देखिए, जो भी यहाँ पे खोट्ठा है बहुत सारा है, आप यहाँ पे गौर कीजिएगा। मैं स्क्रॉल करता हूँ, इसका बहुत ज़्यादा लंबा है थोड़ा सा, तो इसको मैंने टोटल खोट्ठा के बाद, देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है।
अब देख सकते हैं मैं इसका पीडीएफ बना दिया हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको इसका पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। अगर लेट होगी तो मैं बाद में भी डाल दूँगा। दोस्तों देखिए पूरा खोटा से रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ से क्या होता है कि मैं उसका पूरा हिंदी में अनुवाद कर दिया हूँ। यहाँ से मैं पूरा उसका हिंदी में अनुवाद कर दिया हूँ। इसको क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको बहुत ही आसानी से और सरल भाषा में इसको मैंने बहुत मेहनत के साथ लिखा हूँ। तो आप जो खोट्ठा ये दिया हुआ है, इस खोट्ठा को आप अपने से पढ़ के और बाकी मैं आपको हिंदी से यहाँ समझा दूंगा। जो जो वहाँ पे खोट्ठा लिखा है टोटल मैंने उसको हिंदी में यहाँ पे लिखा हूँ। तो दोस्तों मैं जो ये खोट्ठा का वर्णन किया गया है, जैसे कि देखिए मैं स्टार्टिंग में आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि छोटा नागपुर है एक लेबड़ के एक प्राकृतिक सुंदर जनेली तने परसरल है। मतलब जो छोटा नागपुर में है एक से बढ़कर एक प्राकृतिक सौंदर्य और प्राकृतिक दृश्य जिधर मन तिधर फैला हुआ है। तो इसी प्रकार इसका जो हिंदी है मैं हिंदी उसका अनुवाद कर दिया हूँ। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे खोट्ठा भी पढ़ूँ और हिंदी भी बताते चलो तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप लोग खोट्ठा को पढ़िए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ। वीडियो को आप लोग पॉज करके खोट्ठा को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैं हिंदी में अनुवाद में जो है उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और जो जो खोट्ठा है उसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूरा जो इसका पेज है कम से कम 10 से 15 पेज पूरा खोट्ठा का बना हुआ है। उसके बाद फिर 8 से 10 पेज उसका हिंदी में अनुवाद किया हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी बन सकती है। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि जो भी अब के बाद वीडियो आए ऐसा इतना अच्छा कंटेंट के साथ आए जो आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। पेड कोर्स भी ज्वाइन करते हैं ना तो आपको भी तब भी इतना अच्छा से नहीं मिलेगा। आप वीडियो को पॉज कर करके आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों मैं उसका हिंदी में अनुवाद कर दिया हूँ और हिंदी में उसका अनुवाद इतना विस्तार पूर्वक और इतना सही ढंग से किया हूँ कि इससे रिलेटेड जो मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी इसके बाद या तो निबंध नंबर 10 को मैं लेके आऊँगा या फिर इससे रिलेटेड मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए तो उसका क्वेश्चन आपको देने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि कितना लंबा ये निबंध है, क्योंकि ये निबंध यात्रा वृत्तांत है जो कि बाद में आपको साहित्य के अनुविधाय में एक यात्रा वृत्तांत भी पढ़ना है, उसमें भी यह काम आ जाएगी। वीडियो को पॉज करके दोस्तों आप ये जो खोट्ठा से लिखा हुआ है, खोट्ठा का अनुवाद है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा निबंध है ये और कितना मेहनत लगा होगा इसका अनुवाद करने में हिंदी में। जितना खोट्ठा में लिखा है उसका टोटल मैंने हिंदी में अनुवाद किया हूँ। इसलिए दोस्तों आप जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं कृपया कर वीडियो को आप लाइक कीजिए और जो भी दोस्त आपके झारखंड सीजीएल में खोट्ठा लिए हैं उस तक यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोगों के लाइक और कमेंट वीडियो के लाइक से ही हमको मोटिवेट मिलता है। आप देख सकते हैं कि कितना लंबा है और कितना बड़ा है। अगर मैं इसका खोट्ठा भी बताता पढ़ पढ़ कर हिंदी भी बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती। ये सोचिए शुरू से मैं अंत तक आपको टोटल खोट्ठा वाला दिखा रहा हूँ, एक भी पेज दोबारा रिपीटेड नहीं है। ये पूरा खोट्ठा निबंध का एक बुक ही है जिसमें से निबंध नंबर सिर्फ 9 का है। जो भी दोस्त आप लोग अगर नए हैं जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि खोट्ठा से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आएगी। देखिए दोस्तों ये ख़त्म हो गया खोट्ठा का। अब यहाँ से इसका
हिंदी अनुवाद में करता हूँ। तो चलिए, इसका हिंदी अनुवाद करने के लिए मैं पहले बता दिया हूँ कि जो जो अंडरलाइन किया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी से इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या बोला जा रहा है कि छोटा नागपुर में एक से बढ़कर एक प्राकृतिक सुंदरता और चारों ओर फैला हुआ है। सुंदरता जो है चारों ओर फैला हुआ है। ज़रूरत है तो सिर्फ फुर्सत से उस सुंदरता को जानने का और परखने का। उसके बाद भी यदि छोटा नागपुर के नेतरहाट को नैनीताल कहा जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। सही बात है। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रांची से 155 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम किनारे समुद्र तल से 625 मीटर की ऊंचाई में बसा है नेतरहाट। दोस्तों क्वेश्चन में फंसाने के लिए यहाँ पे दे दिया जाएगा कि समुद्र तल से 625, यहाँ पे मीटर है, वहाँ पे दे दिया जाएगा किलोमीटर या कुछ भी दे दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है समुद्र तल से 625 मीटर की ऊंचाई में बसा है और रांची से 155 किलोमीटर दूर। नेक्स्ट देखिए, नेतरहाट पलामू जिला का एक हिल स्टेशन है। जिस समय जो कवि है वियानोदार जी, डॉक्टर वियानोदार, वो गए थे उस वक्त ये पलामू ही था। ये जो नेतरहाट है ये पलामू जिला में ही आता था, लेकिन अभी के समय में ये पलामू से अलग होकर लातेहार डिस्ट्रिक्ट में आ गया है। आपको यह ध्यान देना है। नेक्स्ट बोला गया है कि इस जगह से मतलब नेतरहाट से सूर्योदय के समय सूर्य का दर्शन बहुत ही आकर्षक पूर्ण होता है, जिसका वर्णन कर पाना मुश्किल ही है। और मंगोलिया पॉइंट से सूर्यास्त, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मंगोलिया पॉइंट से सूर्यास्त बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंगोलिया पॉइंट से स्पष्ट रूप से क्या दिखाई देता है, सूर्यास्त या सूर्योदय? तो याद रखना आपको सूर्यास्त दिखाई देता है मंगोलिया पॉइंट से। अक्टूबर नवंबर के महीने में सूर्योदय और सूर्यास्त को देखने के लिए दूर दूर से लोग नेतरहाट में आते हैं। उसके बाद देखिए, हम लोगों के विभाग से नेतरहाट जाने का प्लानिंग गर्मी की छुट्टी से ही पहले बनाया गया था। लेखक बोल रहे हैं हम लोगों के विभाग से, जो वो जब एमए के पढ़ाई कर रहे थे रांची विश्वविद्यालय से, उस वक्त का बात है। हम लोगों के विभाग से नेतरहाट जाने का प्लानिंग गर्मी की छुट्टी से ही पहले बनाया जा रहा था। पैसा कौड़ी, ये पैसा कौड़ी खोट्टा में भी आ जाता है और आप समझ सकते हैं पैसा कौड़ी, पैसा का बात बोला जा रहा है। पैसा कौड़ी तो सबके पास था, किंतु सभी के पास समय नहीं रहने के कारण आखिरकार नेतरहाट जाने का प्रोग्राम 12 जून को बना। स्टार्टिंग देखिए 12 जून को बना है और मैंने आपको पहले बताया कि 17 जून 1985 को नेतरहाट सभी के द्वारा जाया गया था। लेकिन जो पहला प्रोग्राम बना था वो 12 जून को बना था, पहला 12 जून को, लेकिन फाइनली 17 जून को सब लोग गया था। आगे वो डिस्कस है, आगे भी है देखिए। उसके बाद बोला गया है, ऐसे तो डॉक्टर मुंडा बोले थे कि दक्षिण भारत का यात्रा करने का प्रोग्राम बनाया जाए, जिसके लिए यूनिवर्सिटी से 18,000 रुपये का मांग किया गया था। ये ध्यान देने वाली बात है, 18,000 रुपये का मांग किया गया था यूनिवर्सिटी से, किंतु यूनिवर्सिटी के द्वारा मात्र 1800 रुपये ही दिया गया था। मांगा गया था 18,000 रुपये, लेकिन 1800 रुपये ही दिया गया था, और वो भी चेक के रूप में। किसके रूप में? चेक के रूप में। कहाँ 18,000 और कहाँ 1800, पर क्या किया जाए, जितना पैसा है उसी तरह से प्रोग्राम बनाया जाए। और अंत में नेतरहाट जाने का प्रोग्राम को फाइनल प्रोग्राम के रूप में फिक्स किया गया। नेतरहाट जाने का ही प्रोग्राम को फिक्स किया गया, क्योंकि 18,000 की जगह 1800 था, तो पैसा के अनुसार नेतरहाट जाने का प्रोग्राम को ही फिक्स किया गया। आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है कि 12 जून को सभी अपने विभाग से 30 पढ़ने वाला छात्र नेतरहाट जाने के लिए पहुंचा। 30 छात्र पहुंचा, किंतु उस दिन न तो 1800 रुपये का चेक को तोड़ाया गया था और न ही किसी प्रकार का गाड़ी का व्यवस्था किया गया था। सभी कोई विचार किया और फिर से नेतरहाट जाने के लिए 17 जून को फिक्स किया गया। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, जब गाड़ी का व्यवस्था नहीं हुआ या जो चेक मिला था वो चेक को नहीं तोड़ाया गया, तो अंत में 17 जून को फिर से डेट को बढ़ा के फिक्स किया गया कि 17 जून को नेतरहाट जाया जाएगा। आखिरकार 17 जून को 10:30 बजे सुबह हम लोगों का बस खुला और रास्ते में 2-4 करके सभी छात्र चढ़ना स्टार्ट किया। 10:30 बजे सुबह 17 जून को खुला। उसके बाद देखिए, रातू से राजकुमार सिंह और सुनील कुमार बादल चढ़ा। याद रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि रातू से कौन कौन चढ़ा, तो 2 कैंडिडेट चढ़ा था, राजकुमार सिंह और सुनील कुमार बादल। यहाँ पर गाड़ी को बहुत देर रुकना पड़ा, किंतु इस समय को हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग किया, क्योंकि बस एक बगीचे में रुकी थी और उस बगीचे में पाकल पाकल पियर पियर खोट्टा के रूप में, इसका मतलब हुआ
पका पका पीला पीला, पका पका पीला पीला आम था। सभी के द्वारा उस आम को तोड़ा गया और खाया गया। जो जो छोटा था सभी कोई बस में चढ़ के बैठ गया और बस रातू रोड से खुला। अब रातू रोड से डायरेक्ट कुड्डू में जाकर रुका। ध्यान देने वाली बात है, आप ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले रातू रोड में रुकी और रातू रोड से कहाँ रुकी, कुड्डू में रुकी। कुड्डू में ही सभी के द्वारा खाना पीना हुआ। सभी कोई दो ग्रुप में बंटकर दो अलग अलग होटल में चले गए। होटल में बासी सब्जी मिलने के कारण सभी लोगों ने होटल मालिक को इतना खरा खोटा सुनाया कि न तो होटल मालिक इतना खरा खोटा कभी सुना था और न ही कभी सुनेगा। ये सब लेखक के द्वारा बताया जा रहा है। फिर देखिए, बस फिर कुड्डू से चला। पहले रातू में रुका था, फिर कुड्डू में रुका। अब बस फिर कुड्डू से चला और सीधे लोहरदगा में जाके रुका। कहाँ रुका, लोहरदगा में जाके रुका, क्योंकि वहाँ से भी एक लड़की को चढ़ना था, वहाँ से भी एक लड़की को चढ़ना था। उसके बाद देखिए, लोहरदगा से बस चलना शुरू किया और बनारी क्या है, छोटा मोटा सड़क के किनारे एक गांव है। बनारी एक छोटा मोटा सड़क के किनारे गांव है। बनारी पार करके घाटी में प्रवेश किया। बनारी में सोमवार को पेठिया मतलब जो हाट होता है, सोमवार को पेठिया लगता है। ये अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेठिया बनारी में कब लगता था, तो सोमवार को लगता था। बस को थोड़ा आराम देने के लिए बनारी में बस एक आम के पेड़ के नीचे रुका। सभी लड़का लड़की उतर के पेठिया लेने चले गए और वहाँ 4 आना में 5 आम बिकता देख बहुत कोई ने आम खरीदा। उसके बाद अब नेतरहाट का सूर्यास्त देखने में करीब 1 से 1.5 घंटा बाकी रह गया था, क्योंकि सुबह निकला था तो जाते जाते शाम हो गया था। तो अब नेतरहाट में जो सूर्यास्त का समय था वो 1 से 1.5 घंटा करीब बाकी था। आगे देखिए, अब घाटी की शुरुआत बताया जा रहा है। घाटी की शुरुआत अब यहाँ से शुरू हुआ। लंगरा टाड़ शुरू होता है, लंगरा टाड़ का घाटी है। उसके बाद देखिए, बोला गया दाहिने ओर हजारों फीट की खाई और ऊपर उस खाई से निकला ऊंचा ऊंचा सखुआ का पेड़। देखिए, अंडरलाइन में किया हूँ इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैं पहले बता दिया कि जो जो अंडरलाइन किया हूँ वो इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखना है। ऊंचा ऊंचा सखुआ का पेड़, ऐसा लग रहा था मानो गहराई को मापने के लिए लोहे के बड़े बड़े खंभे को लगाया गया हो। क्या पता महाकवि कालिदास ने सखुआ के वृक्ष की तुलना राजा दिलीप से क्यों की है। बुक में महाकवि कालिदास ने सखुआ के वृक्ष की तुलना राजा दिलीप से की है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद शुरू होता है बांस का जंगल। इतना बड़ा बड़ा बांसों का जंगल जो न तो संसार में सिमट सकता है और न ही फैल सकता है। कभी मन ही मन में सोच रहे हैं कि अगर बस खाई में गिर जाए तो अगले दिन पेपर में पढ़ने को मिलेगा कि नेतरहाट घाटी में भयंकर दुर्घटना, जिसमें 55 पढ़ने वाले छात्रों की मौत हो गई। दोस्तों, एक ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में 30 स्टूडेंट का ग्रुप बना था। उसके बाद जब फाइनल डिसीजन हुआ 17 जून को, उस वक्त कुछ कैंडिडेट एक्स्ट्रा आया गया, कुछ कैंडिडेट फिर से नया जुड़ के एक्स्ट्रा हुआ। तो यहाँ बोला जा रहा है 55, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने बताया है कि टोटल लड़का लड़की मिला के 58 था, मतलब 58 लड़का लड़की टोटल था। तो यहाँ आपको ऑप्शन के अनुसार देखना है कि ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है। अगर टोटल लड़का लड़की पूछा जाए और ऑप्शन में 58 दिया है तो सबसे पहले आप 58 को ही टिक कीजिएगा। ऑप्शन के अनुसार थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा। फिर देखिए नेक्स्ट, फिर आगे बहुत सारे बंदर देखने को मिला। फिर उस भयानक जंगल में केला का पेड़ दिखाई देता है, जिसको देख कवि कहते हैं कि आज तक तो सिर्फ सुना था कि सिर्फ पारसनाथ के पहाड़ों या जंगलों में ही केला का पेड़ दिखाई देता है, किंतु आज यहाँ भी देखने को मिल गया। केले का पेड़ जंगल में देखने को मिल गया। नेक्स्ट देखिए आगे, किसी ने कहा है कि केला गजराज मतलब हाथी का प्रिय भोजन है, इसलिए यहाँ केला का पेड़ देखने को मिला है तथा वर्षा के मौसम में यहाँ गजराज का आगमन भी होता है। अंततः 6:30 बजे सभी नेतरहाट पहुँचे। पूछा जाएगा कि नेतरहाट कितना बजे पहुँचे, तो 6:30 बजे नेतरहाट पहुँचे। नेतरहाट अस्पताल से ठीक पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर दूर मंगोलिया पॉइंट था, जहाँ से सूर्यास्त को बहुत ही अच्छा तरीका से देखा जाता है। मंगोलिया पॉइंट से सूर्यास्त को, सूर्योदय को नहीं, यहाँ लिखा भी है, जहाँ से सूर्यास्त का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है।
वहाँ से सभी कोई नेतरहाट के मंगोलिया पॉइंट सूर्यास्त देखने के लिए पहुँचते हैं, किंतु वहाँ पर सभी का मन उदास हो जाता है। सभी का मन उदास हो जाता है क्योंकि तब तक सूर्यास्त हो चुका था। मतलब जब तक कवि और उनके साथी मंगोलिया पॉइंट पहुँचे सूर्यास्त देखने के लिए, तब तक सूर्यास्त हो चुका था। सभी कोई वापस डाक बंगला रात गुजारने के लिए आ जाते हैं। रात गुजारने के लिए कहाँ जाते हैं? डाक बंगला आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, किंतु उस डाक बंगला में न तो लाइट था, न तो सोने के लिए बेड था और न ही पीने के लिए पानी था। केयर टेकर जो वहाँ काम करता है डाक बंगला में, केयर टेकर से पूछने पर बताया गया कि यह बंगला बड़े बड़े ऑफिसरों और नेताओं के लिए है। यदि आप लोग रांची के आयुक्त से लिखवा कर लाते या फिर डाल्टनगंज से पहले ही बुक करवा के आते तो आपको भी यह सुविधा मिलता। क्योंकि वो जो डाक बंगला था बड़े बड़े अफसरों के लिए था, इसलिए उन लोगों को नहीं मिला था। इसलिए बताया गया कि रांची के आयुक्त से लिखवा कर लाते या डाल्टनगंज से पहले ही बुक करवा लेते तो आपको भी यह सुविधा या यह डाक बंगला आप लोग को ठहरने के लिए मिल जाता। उसके बाद बोला जा रहा है कि फिर अंततः एक शर्त पर कमरा दिया गया कि अगर कोई बड़ा अफसर आ जाता है तो बिना नानुकुर मतलब बिना झंझट के कमरा को खाली कर देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक बार फिर से केयर टेकर, केयर है, ध्यान दीजिएगा, केयर टेकर आता है और कहता है कि एक उपाय है, अगर आप लोग रेवेन्यू सेक्शन के बंगले में चले जाए तो और बेहतर होगा। रेवेन्यू सेक्शन हेड डाक बंगला से सामने ही था। रेवेन्यू सेक्शन जाने के बाद सभी कोई इधर उधर जाके लेट गया था और डॉक्टर मुंडा और डॉक्टर केसरी बरंडा में लगे कुर्सी में ही लेट गए, मतलब बैठ के उसी में लेट गए। जो बरंडा में कुर्सी लगा था, कौन? डॉक्टर मुंडा और डॉक्टर केसरी, याद रखिएगा। डॉक्टर मुंडा का पूरा नाम है डॉक्टर रामदयाल मुंडा और डॉक्टर केसरी का डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। दिन भर थकान के कारण सभी भूखे पेट सोने ही वाले थे कि एक दयामयी दीदी, प्रोफेसर बसंती दी, जिसको पहले ही बोला गया है कि बसंती दीदी को दयामयी दीदी बोला गया है, दयामयी दीदी। तो बसंती दी के कहने और प्रोत्साहन से सभी कोई उठ गया और खाना बनाने के लिए तैयारी में लग गया। आगे देखिए, किसी ने पानी का व्यवस्था किया तो किसी ने आग का, किसी ने पानी का व्यवस्था किया तो किसी का आग का। सामीजीरा और अनेस्थेसिया, सामीजीरा और अनेस्थेसिया नाम की दो लड़की लकड़ी का व्यवस्था की। आखिरकार चूल्हा भी तो उन्हीं लोगों को जलाना था, मतलब लड़की लोगों को जलाना था। 1:30 बजे रात को खाना बनकर तैयार हो गया। खाना खाकर सोने के बाद सुबह 4:45 मतलब 4:45 बजे उठकर सभी को सूर्योदय देखने के लिए निकल पड़ा। कब? सुबह के 4:45 बजे। उसके बाद देखिए, धीरे धीरे सूर्योदय होने लगा और सूर्योदय के समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानव प्रकृति के देवी का छोटा सा नन्हा सा बालक अपने लाल गेंद को ऊपर की ओर उछाल रहा हो और दोनों ओर से आसमान या बादल अपने हाथ को उस गेंद को मतलब सूर्य को पकड़ने के लिए फैलाए हुए हैं। सुबह सुबह के समय इस प्रकार सूर्योदय प्रतीत हो रहा था कि लग रहा था कि कोई छोटा सा देवी देवता का जो बालक है वो अब लाल गेंद को ऊपर की ओर उछाल रहा है। उसके बाद देखिए, बोला जा रहा है इस तरह का प्राकृतिक सुंदर और आनंदमय दृश्य का अनुभव मानो सालों साल देखते रहो। इस तरह का दृश्य अनुभव करने का है, ना कि लिख के वर्णन करने का। इसमें कोई शक नहीं है कि अंजनी के पुत्र हनुमान सूर्य को लाल फल समझकर खाने के लिए पकड़े थे। ये सही बात है। अंजनी के पुत्र जो थे हनुमान जी, वो सूर्य को लाल फल समझकर खाने के लिए पकड़े थे, सभी को मालूम होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि सुबह के समय जब सूर्योदय देखने के लिए निकले थे उस समय बहुत ही कनकनी या ठंडा लग रहा था। कोई कोई तो शॉल ओढ़कर चल रहा था। फरवरी महीने के तीसरा सप्ताह में जिस प्रकार ठंड रहता है ठीक उसी प्रकार नेतरहाट में जून के महीने में भी ठंड रहता है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबी बनेगी क्योंकि आप लोग देख चुके होंगे कि खोट्ठा वाला कितना बड़ा सेक्शन था, तो उस सेक्शन को हिंदी में अनुवाद करने में उसको तो हिंदी में उससे भी छोटा बना है, फिर भी थोड़ा सा लॉन्ग बन सकती है। आप लोग वीडियो में पूरा यात्रा वृत्तांत है, ऐसा बोरिंग वाला यात्रा वृत्तांत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, दूर दूर तक दोनों तरफ
हरा भरा पाइन का पेड़ और उसके बीच कच्चा सड़क, और सड़क में गुलाबी मुरम रंग का अद्भुत समायोजन। ऐसा लग रहा था मानो प्रजा अपने राजा के स्वागत के लिए सजाया हो। वातावरण में धीरे धीरे पुरवैया हवा का बहना और पाइन वृक्ष की खुशबू अपने पास बुला रही हो। पाइन वृक्ष के बीचों बीच चलने पर ऐसा लग रहा था मानो जैसे छोटा नागपुर के किसी हिल स्टेशन में पहुंच गए हो। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे नैनीताल का सैर कर रहा हूँ। पानी की चमचमाहट जो नैनीताल के तालीताल का आभास दे रहा था। हम लोगों ने उस साफ पानी हम लोगों ने उस साफ पानी से खूब सारा नहाया और वहाँ से जल्दी जल्दी बंगला की ओर प्रस्थान कर दिए। वहाँ पहुँचकर नाश्ता पानी करके नेतरहाट स्कूल देखने के लिए निकल गए। कहाँ निकल गए? नेतरहाट स्कूल देखने के लिए। नेतरहाट स्कूल लोगों के भीड़ भाड़ से दूर पाइन और सड़े पेड़ के बीच गुरुकुल जैसा लग रहा था। शहर के शोरगुल से दूर चारों तरफ बस शांति ही शांति थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सबको याद रखिएगा। नेतरहाट स्कूल के बारे में बोला जा रहा है कवि के द्वारा। यह स्कूल एक आवासीय विद्यालय के रूप में था। इसका स्थापना 1954 ईस्वी को बिहार सरकार द्वारा किया गया था। इस स्कूल का प्रथम प्राचार्य अंग्रेज विद्वान नेपियर था। कौन था? नेपियर। यहाँ हिंदी माध्यम में पढ़ाई होता है। यहाँ पर 3 छात्रावास का सुविधा है और यहाँ पर छात्रावास को आश्रम कहा जाता है। छात्रावास को क्या कहा जाता है? आश्रम कहा जाता है। यहाँ पर पढ़ने वाला बच्चा सब काम अपने से करता है। स्कूल के सामने एक फॉर्म है जहाँ से सभी छात्रों को दूध अंडा जैसी सुविधाएं दिया जाता है। दूध अंडा जैसी वस्तुओं को दिया जाता है, उसी फॉर्म से स्कूल के सामने है। फिर आगे देखिए, बोला जा रहा है इस स्कूल में नाम लिखाने के लिए छात्रों को 2 प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होना पड़ता है। उसके बाद बुद्धि और मनोवैज्ञानिक परीक्षा लिया जाता है। इस प्रकार यहाँ देखिए, इस प्रकार के सभी कठिनाइयों को पार करते हुए मात्र 60 छात्रों का नामांकन होता है। कितना छात्रों का? 60 छात्रों का नामांकन होता है। इस स्कूल में पूरे बिहार से तेज विद्यार्थी यहाँ से शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस स्कूल में भाषा, गणित, भूगोल, विज्ञान के अलावा चित्रकारी, लकड़ी का काम, मिट्टी के मूर्त, डांस, नाटक और भी बहुत सारी चीज की व्यवस्था था। इसमें पढ़ने वाले छात्र में विनम्रता, अनुशासन, आत्मविश्वास, स्वावलंबन आदि का गुण पाया जाता था। पूरे बिहार में इस स्कूल का छात्र सबसे अव्वल यानी आगे रहता है। इस स्कूल का रिजल्ट 100% मतलब 100% रहता है। किंतु हमको अजीब तब लगा, जो कवि बोल रहे हैं कि किंतु हमको अजीब तब लगा जब हमको पता चला कि हम लोगों के किसी का भी घर का लड़का यहाँ पर नहीं पढ़ता है। मतलब उस नेतरहाट स्कूल में जो लेखक है उसके और उनके साथियों का कोई भी लड़का, उसके घर वाला का घर से कोई भी लड़का उस स्कूल में नहीं पढ़ता है। तब लेखक को थोड़ा अजीब लगता है। उसके बाद देखिए, अपना घर को छोड़कर न तो दूर दराज के घर का, ना ही किसी रिश्तेदार का और न ही अपने आसपास के किसी घर का छात्र यहाँ पढ़ता है। ये सोचने वाली बात है कि हम लोगों के घर का कोई छात्र नेतरहाट स्कूल में नहीं पढ़ता है। ये किसका दोष है? हम लोगों का, या हम लोगों के पुत्र का, या हमारे माटी का, या फिर किसी और का? ये कभी सोच रहे हैं कि ये किसका दोष है? अगर हम लोगों के घर का कोई छात्र अगर नहीं पढ़ता है तो ये दोष किसका है? अंततः क्या बोला गया है? ये सब सोचते सोचते 10:30 बजे 10:30 में हम लोग वहाँ से वापस लौट गए। बहुत देर तक मैं ये सोचते रहा कि इसका जवाब कौन बताएगा, और ये सब सोचते सोचते 10:30 बजे कवि रांची की ओर निकल पड़ते अभी सभी साथियों के साथ। तो दोस्तों, ये था छोटा नागपुर नैनीताल नेतरहाट का यात्रा वृत्तांत, जो कि लेखक के द्वारा जब नेतरहाट वो गए थे घूमने के लिए, तो उसी का यात्रा को यहाँ पर बताए हैं, उसी को यात्रा को पूरा डिस्कस किए हैं कि किस किस तरह वहाँ पे क्या क्या हुआ है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगी।
अगर दोस्तों आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जवाब देना हो, या वीडियो आपको कैसी लगी है बताने के लिए कमेंट जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं खोट्ठा निबंध के निबंध नंबर 10 में। तब तक के लिए धन्यवाद।